उसके करीब करीब अभी 20 महीने हो गए। 2 अक्टूबर को 2 बरस होगा। बीच में हम लोग कुछ 1-2 महीने रुके भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। और इन 20 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा होते हुए हम लोग अभी मधेपुरा पहुँचे हैं 2 दिन पहले। मधेपुरा में मैं अभी 15-20 दिन रहूँगा। प्रयास होगा कि हर प्रखंड में जहाँ तक हो सके, जितने गांव में, जितने पंचायत में जाने की ज़रूरत हो वहाँ जाएं। हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन इतने दिन मधेपुरा में जरूर रहेंगे ताकि यहाँ के हर प्रखंड, हर पंचायत की समझ बन जाए। क्योंकि जन सुराज का एक उद्देश्य ये है, इस पदयात्रा के जरिए हर पंचायत की जमीनी हकीकत को समझकर पंचायत वाइज अगले 10 बरस के विकास की एक योजना बनाई जाए। उस योजना में उस पंचायत के अगले 10 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया जाएगा ये तो बताया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ हम लोग 3 बात निश्चित तौर पर बताएंगे कि आपके यहाँ का हर पंचायत, हर एक पंचायत में बच्चों के पढ़ने की सुविधा कैसे होगी, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे और वहाँ की कृषि को लाभदायक खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 बात बिहार के 8,500 पंचायतों में हर पंचायत के लिए बनाई जा रही है। इसीलिए इतना समय लगता है। आप देख रहे हैं कि 20 महीने में कुल 17-18 जिले ही हम लोग चल पाए। करीब करीब 60% बिहार हुआ। हालांकि जिलों की संख्या के हिसाब से आपको आधा दिखेगा, लेकिन कुछ जिले बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो करीब करीब 60% बिहार हम लोग चल पाए हैं। अभी आगे ये यात्रा 1 साल चले, 1.5 साल चले, अभी चलती रहेगी, इसको रुकना नहीं है। जो एक बार संकल्प लेकर काम शुरू किया है वो काम करते रहेंगे। जन सुराज इस अभियान में एक लक्ष्य ये भी है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को, गलत नेताओं को, गलत दलों को जानते बूझते वोट देना पड़ता है। उससे बचाने के लिए एक नया दल और विकल्प बने, जो दल किसी व्यक्ति प्रशांत किशोर का, किसी जाति विशेष का, किसी एक परिवार का न होकर उन सारे लोगों का हो जो बिहार में एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। तो जब मैं मधेपुरा में हूँ, जब मैं सहरसा में था, जब मैं पीछे के जिलों में था, तो एक लक्ष्य ये है कि वहाँ से उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो लोग एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। वो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, वो गैर राजनीतिक लोग हो सकते हैं जो बिहार के इस नए प्रयास में अपना कंधा लगाना चाहते हैं। जो भी आएगा वो सब मिलकर ही दल बनाएंगे। और जो घोषणा की गई है 2 अक्टूबर को, जब हम लोग करीब करीब 70% बिहार कर लेंगे, तब तक सारे लोगों को इकट्ठा करके 2 अक्टूबर को नया दल बनेगा। जब ये दल बनेगा तो एक जो हम लोगों ने घोषणा शुरुआती दिनों में करी थी, जब ये दल बनेगा तो इसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। तो दल का नेता कौन होगा? दल का नेता 2 अक्टूबर को जो लोग साथ में आकर दल को बनाएंगे, वो लोग मिलकर इस दल के नेता का, नेतृत्व का चुनाव करेंगे और उसको सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि इस 2-2.5 साल के प्रयास से किन लोगों को बिहार से इस दल, इस विकल्प को बनाने के लिए जोड़ा गया है और कौन लोग हैं जो इस दल को आगे बनाएंगे और चलाएंगे। मेरी भूमिका जो अभी है, 2 अक्टूबर के बाद भी मेरी भूमिका वही रहेगी। मैं अपनी पदयात्रा जैसे अभी कर रहा हूँ, वो आगे गांव-गांव बिहार में घूमने, जानने, समझने का प्रयास वही करता रहूँगा। गांव-गांव में जाकर लोगों को बताना, समझाना कि उनको कैसे वोट देना चाहिए, क्या करने से उनकी गरीबी ख़त्म होगी, ये बात बताने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी। अब मैं संक्षेप में अभी मेरे जो 20 महीने के अनुभव रहे हैं वो आपको बताऊं। बिहार में
इन सारे ज़िलों में 60% बिहार घूमने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो आंखों से हमने देखी कानों से सुना, उसमें पलायन और बेरोजगारी ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोगों को लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। पलायन की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि पलायन का मतलब है लोगों का यहाँ से मजदूरी करने जाना। पलायन का ये समुचित चित्रण नहीं है। बिहार में पलायन से सिर्फ गरीब प्रभावित नहीं है। बिहार में सिर्फ लोगों का बिहार से पलायन नहीं हो रहा है। बिहार में पलायन के 3 पहलू हैं। यहाँ पर जो गरीब है वो तो मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं। पलायन से अछूते वो भी नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे जो हैं वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर बुद्धि और पूंजी का पलायन है। इस बात को आप समझिए, यहाँ पर जितने लोग मजदूरी करने जा रहे हैं उतने ही लोग पढ़ाई और नौकरी करने भी जा रहे हैं, और इन दोनों के पीछे जो कारण है वो है पूंजी का पलायन। पिछले 30 वर्षों में, एक आंकड़ा दे रहा हूँ, याद रखिए, पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा, ये बाहर का पैसा नहीं है, जो बिहार की गरीब जनता का पैसा है, ये बिहार के बैंकों ने यहाँ से दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया है। 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बिहार के बैंकों ने अपने माध्यम से उन राज्यों में भेज दिया जहाँ फैक्ट्री लग रही है, जहाँ रोजगार हो रहा है, जहाँ तरक्की हो रही है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। तो मेरा और जनसुराज का ऐसा मानना है कि जो श्रम का पलायन अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पूंजी का निवेश नहीं होगा, जो बौद्धिक तौर पर पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं होंगे, तब तक यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे, और जब वो रोजगार का अवसर होगा नहीं तो गरीब लोगों को मजबूरी में पलायन करते ही रहना पड़ेगा। तो जनसुराज की जो सोच है, जो हम लोग बता रहे हैं कि 1 साल में पलायन को रिवर्स किया जा सकता है, 1 साल में यहाँ से बाहर गए लोगों को वापस किया जा सकता है, उसके पीछे सिर्फ यही अध्ययन है कि यहाँ से अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए, यहाँ से अगर बुद्धि का पलायन रोक दिया जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर श्रम के पलायन को भी रोका जा सकता है। पलायन का एक जो सामाजिक पहलू है वो है इनका परिवार पर, आपकी हमारी जीवन शैली पर असर। आप जब बिहार के गाँव में जाते हैं तो आपको बच्चों से मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात महिलाओं से होगी, आपकी मुलाकात बुजुर्गों से होगी। ज़्यादातर गांव में नवयुवक रह ही नहीं रहे हैं या उनसे आपकी मुलाकात नहीं होगी। जो प्रखंड या पंचायत बाढ़ प्रभावित है वहाँ 60 से 70% युवा गांव से बाहर ही रहते हैं। जहाँ बाढ़ नहीं भी आता है वहाँ पर भी 40-50% युवा बाहर रह रहे हैं। पर इस लंबे समय तक चले पलायन का असर ये हुआ है कि परिवार की संकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई आपको घर ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको पति पत्नी, बाल बच्चे और माता पिता एक साथ रहते हुए मिले। लोगों ने एक तरीके से उनके मानस पटल पे ये चिन्हित हो गया है कि नौकरी करने का मतलब है कि लड़का बाहर जाएगा, और जब तक उसकी शक्ति है, ताकत है, जवानी है, तब तक वो बाहर नौकरी करेगा। जब वो बूढ़ा होगा तो वापस आएगा, और जो घर में नया लड़का होगा वो वापस बाहर जाएगा। इससे परिवारों की संकल्पना खत्म हो गई है। होली दशहरा लोग साथ में मनाने की जो भावना कभी रही होगी, जो परिपाटी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। छठ और परिवारों में होने वाले शादियों को छोड़ दें तो परिवार शायद ही कभी इकट्ठा होता है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो बेरोजगारी का मामला है उसमें खाली आपको आंकड़ा दे देता हूँ। एक नई बात लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उसके लिए मारामारी की जा रही है कि हमने 2 लाख दे दिया कि 4 लाख दे दिया। किसने कितना दिया कितना नहीं दिया उस पर मैं बाद में आता हूँ।
पहली बात कि पिछले महागठबंधन की सरकार ने जो नौकरी का दावा किया है, ये सरासर गलत डाटा है, आंकड़ा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिन 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत लोगों को नौकरी दे दी, उसमें करीब करीब 30% वो लोग हैं जो पहले से नौकरी कर रहे थे, वो नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। अब उनका सर्विस कंडीशन बदलकर अब वो राज्य कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है, इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। बाकी जो लोग बच गए 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि सरकार ने एग्जैक्ट आंकड़ा जारी नहीं किया है, जो बाकी लोग बच गए हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग, करीब करीब 14-15 अन्य राज्यों के लोग हैं जिनको आकर ये नौकरी मिली है। तो मेरा अपना अनुमान है कि बिहार में 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोगों को नई नौकरी नहीं मिली है। और मैं पिछले कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए कि आखिर बिहार में कितने नए लोगों को नौकरी दी गई है। सर्विस कंडीशन को चेंज करने को हम नई नौकरी नहीं मान सकते। दूसरे राज्य के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, उससे बिहार के लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो बड़ी बात है, क्या सरकारी नौकरी से बिहार का भला हो सकता है? क्योंकि नौकरी चाहे 50,000 मिला हो या 2 लाख, 30-32 बरस से जो लोग यहाँ राज कर रहे हैं, लालू जी, नीतीश जी, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि ये नौकरी किसने दिया। हम कह रहे हैं कि आप दोनों का दावा मान लीजिए, उन्हीं को क्रेडिट दे दीजिए। तो एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, नियोजित हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, सबकी संख्या अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.97%, मतलब 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी से आपका जीवन बदल जाएगा, वो बिल्कुल आपको भरमा रहे हैं, आपको गलत सपना दिखा रहे हैं। पिछले 75 साल में 1.97% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। उसमें 40-45 बरस कांग्रेस का राज शामिल है, उसमें नीतीश और भाजपा का डबल इंजन का सरकार शामिल है, उसमें लालू राबड़ी जी का 15 साल सामाजिक न्याय का सरकार शामिल है। सबके प्रयास के बाद भी सिर्फ 2% लोगों को ही नौकरी मिली है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सबको नौकरी मिल जाएगी, ये सिर्फ समाज को लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेने की राजनीति है। पूरे दुनिया में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि 13 करोड़ आबादी वाले समाज में, राज्य में सरकारी नौकरी के जरिए बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। दुनिया में इस बात का जरूर प्रमाण है कि अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उनको स्किल दे दिया जाए और उनको काम करने की सुविधा और पूंजी दे दी जाए, उससे उनको रोजी रोजगार मिल सकता है, उससे उनकी गरीबी दूर हो सकती है। तो जन सुराज का इस पर जो सोच है कि जब ये व्यवस्था बने तो पहला काम 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर समाज पर, राज्य पर बोझ ना बने। इसी समाज में जो लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, उनको सरकार से 4 किलो अनाज नहीं चाहिए, उनको इंदिरा आवास योजना के लिए लड़ाई नहीं करना है, उनको 400 रुपया का पेंशन नहीं चाहिए। तो पूरे दुनिया भर के जो विद्वान लोग हैं, जिनसे जो लोग जन स्वराज की मदद कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था अगर बदलनी है तो सबसे पहला काम करना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि वो समाज पर, समाज के संसाधनों पर बोझ न बने। दूसरा, 15 साल से 55 साल की उम्र के का जो वर्ग है, जिसको अब फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इनको स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है, उनके लिए पूंजी को उपलब्ध कराया जाए। अगर आपकी उम्र 35 है, 40 है, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, अगर नौकरी आ जाए तब भी नहीं मिल सकती है। इनका दशा कैसे सुधरेगा? जो सबसे बड़ा वर्ग है, 15 से 55 के उम्र के लोगों को पूंजी की उपलब्धता कराई जाए, ताकि घर घर रोजी रोजगार खुल सके। और
55-60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, समाज की जिम्मेवारी है कि उनकी जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कम से कम उनको 2000 रुपया पेंशन की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग जो अब शारीरिक तौर पर मजदूरी करने की स्थिति में भी नहीं है, पढ़ाई तो स्वाभाविक तौर पर वो नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नया कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका जीवन यापन एक इज्जतदार नागरिक शहरी के तौर पर बीते, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था की जाए। और ये तीनों काम बिल्कुल किया जा सकता है। कोई कहेगा भैया शिक्षा कैसे सुधरेगा, तो शिक्षा को लेकर बिहार सरकार केंद्र सरकार दोनों के पैसे को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार में खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाई के लिए। 50,000 करोड़ रुपया, और 50 बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो जो जनसुराज की सोच है, विजन है कि अगर इसमें से 1/3 पैसा 15,000 करोड़ रुपया भी हर साल नई शिक्षा व्यवस्था बनाने पर खर्च किया जाए, तो हम लोगों का अनुमान है कि हर प्रखंड में, नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, नेतरहाट के स्तर के विद्यालय अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय खोलना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया उसका सालाना खर्च आएगा। तो जनसुराज की ये सोच है कि जो अभी शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसका 1/3 पैसा हर प्रखंड में एक ऐसा विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने पर खर्च किया जाए। और अगर हर साल हम लोग एक विद्यालय अच्छा वैसा बनाएंगे तो अगले 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय बन जाएंगे जिसका स्तर नेतरहाट का होगा। मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने के बजाय, हर बच्चे को अच्छे शिक्षण संस्थान में पहुंचाया जाए। ये दुनिया में जितने बड़े देश हैं जहां पर भी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, आप फिनलैंड चलिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क चलिए, स्वीडन चलिए, दूसरे जो देश हैं न्यूजीलैंड चलिए, जहां पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, उन देशों में सरकारों ने हर गांव में विद्यालय नहीं बनाया, उन्होंने अच्छे विद्यालय बनाए और लोगों को मोबिलिटी दे दी, बस की सुविधा दे दी, स्कूल बस की सुविधा दे दी, ताकि लोग अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में भेज सकें। आप शहरों में भी देखते हैं, मधेपुरा में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आपके घर के बगल में जरूरी नहीं है कि अच्छा स्कूल है, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल बस से भेजते हैं, आधे घंटा में बच्चा आपका अच्छे स्कूल में पहुंच जाता है। तो जनसुराज ने जो परिकल्पना की है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो, और स्कूल बस की बढ़िया व्यवस्था बना दी जाए, तो कोई भी छात्र 15 से 20 मिनट में अपने घर से स्कूल बस के माध्यम से स्कूल तक पहुंच जाएगा। तो ये जनसुराज की सोच है बिहार में शिक्षा के, प्राइमरी शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन के लिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 15 साल से 55 साल की उम्र के लोग जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं या यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, उनके हाथ में बैंकों के माध्यम से सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप अपना कोई न कोई रोजी रोजगार कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप सैलून नहीं खोल सकते, लेकिन अगर सरकार की कोई व्यवस्था हो जिससे 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया आपको सस्ते दर पर लोन मिल जाए, तो आप अपनी 20,000 रुपया की पूंजी जोड़कर एक सैलून खोल लेंगे, खुद उसके मालिक बन जाएंगे, 4 आदमी को रोजगार भी देंगे और आप अपना परिवार भी चलाएंगे, 4 आदमी को रोजगार भी मिलेगा। अगर वो पूंजी नहीं है, आपको बाल काटने तो आता है, लेकिन पूंजी के अभाव में आप जाकर पटना में, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं बाल काटने का। तो ये जो सोच है कि जो लोग उम्र के उस पड़ाव से निकल गए, जो इनको शिक्षा दी जा सकती है, उनके हाथ में पूंजी दिया जाए, ताकि जिन उनके पास जो कौशल है, जो स्किल है, उसके जरिए वो अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सके। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि क्या 60 साल से सब उम्र के ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को 2000 रुपया दिया जा सकता है। तो मेरा जो हम लोगों ने जो आकलन किया है, बिहार में 60 साल से ज़्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं, अगर आप उनको 2000 रुपया महीना देना चाहते हैं तो साल में कुल 12 से 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और बिहार सरकार का पिछले साल का बजट है 2,46,000 करोड़,
तो मुझे ऐसा लगता है, और जिन लोगों को हम लोग सलाह ले रहे हैं, जिन लोगों से, वो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल संभव है। 2.5 लाख करोड़ के बजट से 12,000 करोड़ रुपया बिहार के सबसे वल्नरेबल सेक्शन के लिए निकाला जा सकता है। तो ये जन सुराज के 3 जो बड़े संकल्प हैं कि जब ये व्यवस्था बने तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगले 5 वर्ष में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, 15 से 55 साल के लोगों के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए, और 55-60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 2,000 रुपया महीना की व्यवस्था की जाए। रोजगार और पलायन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है शिक्षा की समस्या। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो यहाँ पर ये ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की बात की चर्चा नहीं कर रहा है। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर आदमी कह रहा है भैया स्कूल व्यवस्था खत्म हो गई है, पढ़ाई की व्यवस्था खत्म हो गई है। हम लोग बिहार से के सरकारी स्कूल से मैं खुद पढ़ा हुआ। बिहार में सरकारी शिक्षा कभी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हर प्रखंड में, डिस्ट्रिक्ट में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। ये नीतीश कुमार के राज में जो समान शिक्षा नीति लागू करने के चक्कर में इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि जहाँ विद्यालय हैं, जहाँ भवन हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। कई लोग समाज में चर्चा के दौरान बताते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हो गई है कि यहाँ पर खिचड़ी बट रहा है स्कूल से। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 7वीं क्लास के बाद से जितने विद्यालय हैं, 7वीं क्लास के ऊपर के कक्षा में खिचड़ी नहीं बटती है, वहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के शिक्षकों की जो क्वालिटी है, नियोजित शिक्षक जो हैं, उनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इस बात में भी पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो आप मुझे ये बताइए कि पटना साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में, सीएम साइंस कॉलेज में, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। अगर आप शिक्षा की बदहाली को समझना चाहते हैं तो अगर इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसकी बदहाली का कारण यह है कि समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार कहीं न कहीं दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से खत्म कर दिया है कि सारे बच्चे अनपढ़ रहें, मजदूर रहें, ताकि 4 किलो अनाज पर, सरकारी नौकरियों के रेवड़ी के नाम पर, कुछ सरकारी बेनिफिट के नाम पर उनको वोट मिलता रहे। समाज से गलती ये हुई है कि समाज ने भी अब शिक्षण संस्थाओं को पढ़ाई का केंद्र न मानकर सरकारी सुविधा बांटने वाला केंद्र मान लिया है। आप गांव में रहते हैं, आपके विद्यालय से अगर खिचड़ी ना मिले बच्चे को तो आप जाकर हल्ला मचाते हैं कि खिचड़ी नहीं मिल रहा है। अगर आपको पोशाक का, साइकिल का पैसा नहीं आया तो लोग बताते हैं कि भैया पोशाक का पैसा नहीं आया है, साइकिल का पैसा गुरुजी नहीं दे रहे हैं। लेकिन गाँव में लोग ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ गणित का टीचर नहीं है, यहाँ हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही है, या यहाँ कक्षा नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा खत्म हो गई है। वही कारण है कि शिक्षा का इतने बड़े स्तर पर यहाँ पतन हुआ है। खिचड़ी बंटना और शिक्षकों की क्वालिटी एक छोटा पहलू है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की समस्या है। बिहार में जो किसान है उसकी बड़ी बदहाली है। कई लोगों को लगता है कि किसान तो भैया ऐसे ही रहेगा। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि यही खेती किसानी करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने, किसानों ने इतना पैसा कमाया है कि आप सुनते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिहार के गांव-गांव से लोग जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने। तो ऐसा क्या अलग है पंजाब की खेती में और बिहार की खेती में कि वहाँ के लोग खेती से पैसा कमा रहे हैं और हम लोग यहाँ खेती करने वाले लोग के खाने के लाले पड़े हैं? उसके मूल में 3 बातें। पहला है जल का कुप्रबंधन। यहाँ जो जल का संसाधन है, जो पानी का की व्यवस्था है, वो इतना उसकी अव्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग जब पानी की बात करते हैं तो लोग समझते हैं बाढ़ की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाढ़ एकमात्र कारण नहीं है जल कुप्रबंधन के लिए।
बाढ़ से बिहार में करीब करीब 40 से 50% कृषि योग्य जमीन प्रभावित होती है। बाकी बचे जो 50% जमीन है उसमें करीब करीब आधी जमीन, मतलब पूरे बिहार के एग्रीकल्चर की करीब 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित है। ये आप बात को समझिए। बाढ़ की चर्चा खूब होती है, जहाँ पानी लग जाता है उसका आप कभी चर्चा नहीं करते। जो और नदियों के कटाव का जो मामला, नदी पर परिणाम ये हुआ है कि उत्तर बिहार में जो नेपाल से लगते हुए जिला हैं, दोनों चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, ये जो तराई वाले जिला हैं, यहाँ पर बाढ़ है और नदियों के रास्ते बदलने से जो कटाव का मामला है उससे सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों की बर्बाद हो गई है। अच्छे खासे किसान, ओवरनाइट नदी ने रास्ता बदला, आपके जमीन पर बालू पड़ गया, आप बिल्कुल मजदूर गरीब हो गए। लेकिन जब आप तराई के जिलों से नीचे जाएंगे, आप गोपालगंज जाइए, गोपालगंज के बाद सिवान जाइए, सिवान के बाद छपरा जाइए, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, इन जिलों में आप देखेंगे हर पंचायत में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां जल जमाव है, पानी निकलता ही नहीं है, वहां एक ही फसल होती है। इस पर कोई सरकार की चर्चा, न प्रेस में कोई बात होती है। लोकल स्तर पर लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ 2000 एकड़ पानी लगा रहता है, लेकिन सरकार का कोई समुचित इस पर प्रयास नहीं है। और तीसरा पहलू है सूखे की। बिहार देश में, ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार देश के बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। याद रखिए, 10 साल में सिंचाई वाली जमीन 11% से कम हो गई। ऐसा क्यों? जो पहले से भी नहर बने हुए थे, जो नलकूप थे, माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट थे, वो रख रखाव के अभाव में बंद हो गया है। तो जब हम लोग गांव देहात में चलते हैं तो लोग बताते हैं भैया ये नहर है, पानी कभी आता था अब नहीं आता है, यहाँ बोरिंग था, कैनाल था, अब बंद हो गया। तो ये जो पहली समस्या है, बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों को मिलाकर जो इतना बड़ा कुप्रबंधन है कि करीब करीब 2/3 जमीन या तो बाढ़ से प्रभावित है, या जल जमाव से प्रभावित है, या पानी नहीं रहने के वजह से सूखे से प्रभावित है। दूसरी बड़ी समस्या है भूमि सुधार की। बिहार में समाजवाद की बात हुई, सामाजिक न्याय की राजनीति हुई, लेकिन बिहार में आपने भूमि सुधार की चर्चा कभी नहीं सुनी होगी। नतीजा ये है कि पूरे देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, जबकि बिहार में 100 में 60 लोगों के पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। याद रखिए, 100 में 60 लोगों के पास बिहार में जमीन नहीं है। हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसका मालिकाना हक भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से डिस्प्यूटेड है। आप किसी भी कोर्ट कचहरी में चले जाइए, करीब करीब 1/3 केस कोर्ट में जमीनों के मालिकाना हक को लेकर जुड़ा हुआ है। तो जब जमीनों का मालिकाना हक क्लियर ही नहीं है, इसीलिए आपको दिखता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है, आपको रसीद कटाना है, दाखिल खारिज कराना है, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपया दीजिएगा तभी काम होगा। पूरा ये जो भूमि राजस्व का मामला है, ये अंचलाधिकारी, उसके नीचे प्रखंडों में 1-2 कर्मचारी और 4-5 दलाल, जिसको अटर्नी कहते हैं, इन्हीं के कंधों पर है। यही लोग रजिस्टर 2 मेंटेन करता है, यही आपको जमीन का मालिक बनाता है, यही आपके जमीन पर डिस्प्यूट खड़ा करता है और यही आपसे पैसा कमाता है। बिहार में सबसे जरूरी है भूमि सुधार, भूमि का नाप फिर से किया जाए, भूमि का मालिकाना हक तय किया जाए। मुझे लाखों लोगों की जानकारी है, हजारों लोग मिले यात्रा के दौरान, जिनको अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कालखंड में भूमि का पट्टा दे दिया कि भैया ये तुम्हारा जमीन है, 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है। जिसको पट्टा दिया उसको जमीन का हक नहीं मिला, जिसका जमीन एक्वायर किया गया उसने जमीन छोड़ा नहीं। नतीजा हुआ कि पूरी जमीन, कोई सरकारी गैरमजरूआ है, कोई डिस्प्यूट में दूसरे वजह से है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन को बेच ही नहीं सकते। आप ज़मीन बेचने जाइएगा तो पता चलेगा उसमें अब डिस्प्यूट है।
और इन दोनों के बाद जल कुप्रबंधन और भूमि सुधार के बाद तीसरा यहाँ जो रूरल इकोनॉमी किसानों की बदहाली है उसकी वजह है किसानों के फसलों का उचित दाम का न मिलना। मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, मुझे कोई भी परिवार कोई भी किसान ऐसा नहीं मिला जो यहाँ धान को उचित एमएसपी पर बेचा हो। यहाँ पैक्स की व्यवस्था, कोऑपरेटिव की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है। एक आंकड़ा फिर आपको दूंगा, याद रखिए। हम लोग कहते हैं पंजाब में किसान बड़ा धनी है। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान, सिर्फ 13% धान और 1% धान गेहूं ही सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। तो 2100-2200 रुपया वाला धान लोग 1400-1500 में बेच रहे हैं। और एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसानों के फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल यहाँ के किसानों को करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हर साल इसलिए हो रहा है कि सारी तकलीफ, बाढ़, सूखे, जल जमाव के बाद जो फसल आप उपजा रहे हैं उसका आपको दाम नहीं मिल रहा है। तो ये जो 3 बड़ी समस्या मैंने आपको बताई, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था और तीसरा है किसानों की समस्या। इसके अलावा जो 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी और तीसरा हर व्यवस्था, हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला कट, जिसको यहाँ पर दलाली का जो नया नाम है कट जो लगता है 10%, 12%, 20% का जो कट है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां लोग बताते हैं कि 2-4-5 हजार रुपया दिए बगैर काम हो सकता है। चाहे आपको राशन कार्ड बनाना हो, चाहे जमीन का दाखिल खारिज कराना हो, चाहे आपको पासपोर्ट बनाना है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, कोई भी ऐसा काम सरकारी नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आपको काम हो जाए। ये सिर्फ सामान्य लोगों के लिए नहीं है, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो भी बता रहा है कि बिना पैसे के हम मुखिया हैं लेकिन कोई काम हो नहीं सकता है। दूसरा, जो ये सरकारी अफसरों की तानाशाही, अफसरशाही जो शब्द है, बिहार में लोगों ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। अब जो बिहार में व्यवस्था है इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे सामान्य नागरिक हैं, आप पत्रकार हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, होगा वही जो अफसर चाहेगा। इसीलिए लोग बता रहे हैं कि लालू जी का राज अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का राज अधिकारियों का जंगल राज है। और तीसरी जो बात है वो है कट की, कि सरकारी योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें व्यवस्थित तरीके से 10 से 40% तक कमीशन नहीं लिया जा रहा है। अगर 5 किलो अनाज बांटने वाली योजना है उसमें 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल लोग अपना हिस्सा ले रहे हैं। उसमें ज़्यादातर जगह पर विधायक शामिल हैं, उनका भी 6 से 8 रुपया प्रति माह उनको पैसा उसमें मिल रहा है। अंदाज़ा लगाइए, हर प्रखंड में 20 से 25 हजार अनाज आ रहा है, 20 से 25 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है। हर क्विंटल पर 32 से 35 रुपया अनाज के से कमीशन काटा जा रहा है, जो कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटा जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर लोगों को अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है। मनरेगा को देख लीजिए, मनरेगा में 100 रुपया जो मनरेगा में आना चाहिए था, 60 रुपया वो तो आया ही नहीं। मनरेगा का यूटिलाइजेशन, ग्रामीण विकास चलाने वाले मंत्री और सरकार यहाँ इतना उनका चमड़ी मोटा हो गया है कि पिछले साल 100 रुपया मनरेगा का जो मिलना चाहिए था दिल्ली से, हम लोग सिर्फ 40 रुपया लेकर आए, 60 रुपया लेकर ही नहीं आए। ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 51,000 करोड़ रुपया अनस्पेंड बिहार सरकार ने, 51,000 करोड़ रुपया अनस्पेंड, जो खर्च सरकार नहीं कर पाई वो बिहार सरकार ने सरेंडर किया। ये लोग क्या बात करेंगे?
तो चाहे अनाज की योजना हो कि मनरेगा की योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें व्यवस्थित तरीके से कट नहीं काटा जा रहा है। इसके अलावा जो लोग यहाँ बता रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैं देख पा रहा हूँ, आधी से ज़्यादा जनता, चाहे आप राजद के समर्थक हैं, बीजेपी के वोटर हैं, नीतीश के समर्थक हैं, ये मान रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, एक नई व्यवस्था चाहिए और लोग उसके लिए तैयार हैं और किसी भी तरीके से वापस से लालू नीतीश का राज नहीं देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जनसुराज को चाहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। प्रशांत जी, गांधी जी की तस्वीर आपके साथ है। गांधी जी की जो पद्धति थी, मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, पूरे बिहार के अंदर आप पद यात्रा कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, गांधी जी ने औरतों को साथ जोड़ा, दलितों को साथ जोड़ा, मुख्तलिफ मजहब के लोग को जोड़ा। उन्होंने अपनी पदयात्रा को बहुत ही इंक्लूसिव एंड डाइवर्स बनाया। गांधी जी की इस सोच के साथ आप कितना चल रहे हैं, समाज को कितना इंक्लूसिविटी की तरफ आप ले जाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो लोगों को ये पता नहीं कैसे भ्रम हो गया है। गांधी जी ने कोई पदयात्रा ऐसी नहीं की है। गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की है। चंपारण जब वो आए तो शायद उस जमाने में कई बार पैदल भी जरूर चले होंगे। गांधी जी ने कोई ऐसी पदयात्रा नहीं की है। लेकिन गांधी जी ने, आपने जो बात बताया, वो रास्ता जरूर दिखाया है, जिसके मूल में ये बात है कि राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा परिवर्तन तभी हो सकता है जब आप समाज के स्तर पर प्रयास करें। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। समाज से राजनीति बदल सकता है, राजनीति से समाज नहीं बदल सकता है। ये बात का सबसे बड़ा प्रमाण गांधी जी ने प्रस्तुत किया कि समाज को जगाकर, समाज को समझाकर, समाज को एक साथ लाकर आप बड़े से बड़ा राजनीतिक गोल सिद्ध कर सकते हैं। आज़ादी के लिए जब गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। उन्होंने ये कहा कि पहले स्वावलंबी बनो, पहले संगठित हो। जो आपने बात की कि जाति, ऊंच नीच, धर्म से ऊपर उठकर आप एक साथ होइए, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कीजिए। गांधी जी ने चंपारण में जो आंदोलन किया, चंपारण के आंदोलन से देश आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी जी ने वो हथियार दिया, सबसे बड़ा इस देश को विश्वास दिया कि ये भी एक तरीका है, सत्याग्रह भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजी हुकूमत सल्तनत को हराया जा सकता है। और जब लोगों को विश्वास हुआ कि इस तरीके से हराया, एक बार लोगों के हाथ में हथियार मिल जाए तो खुद ही लोग अपना वो काम कर सकते हैं। तो जन सुराज की जो भावना है, जो प्रयास है, गांधी जी तो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जातियों, धर्मों में बटा हुआ, वर्गों में बटा हुआ बिहार, वहाँ जाकर हम लोग उनको ये बताएं, वो समझाएं कि आखिर आपकी बदहाली का कारण है क्या। क्या बिहार की बदहाली, आपकी बदहाली के लिए कोई नेता दोषी है? क्या इसके लिए कोई जाति दोषी है? क्या इसके लिए कोई दल दोषी है? मेरा अपना आकलन है, जनसुराज की ये सोच है कि बिहार की बदहाली के लिए कोई व्यक्ति विशेष, कोई नेता, कोई जाति दोषी नहीं है। इसके लिए सामूहिक तौर पर हम सब दोषी हैं जो अपनी समस्याओं को जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये समस्याओं का कारण क्या है, हम ये भी जानते हैं कि कौन नेता क्या कर रहा है, लेकिन इन सारी समस्याओं को जानने, समझने, भोगने के बाद भी जब वोट देने जाते हैं तो इस सब बात को भूलकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं। तो जन सुराज के जो 3 उद्देश्य हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। पहला उद्देश्य ये है कि समाज को जाकर ये बताया जाए कि मेरे भाई, जब तक आप अपने और अपनी समस्याओं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करोगे, तब तक आप चाहे नीतीश को चुनो, लालू जी को चुनो, मोदी को चुनो, प्रशांत किशोर को चुनो, उससे आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। वो काम कर रहे हैं गांव-गांव घूमकर। दूसरा ये संकल्प है कि अगर लोग, समाज अच्छे लोगों को चुनने के लिए तैयार हो जाए तो उनके पास अच्छे लोगों का विकल्प होना चाहिए।
तो जन स्वराज का दूसरा जो संकल्प है कि समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मनाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनसे अनुनय विनय आग्रह किया जाए कि अगर आप बिहार को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ नेताओं को, व्यवस्था को गाली देने से नहीं होगा। आइए, कंधा लगाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़ने की चिंता मत कीजिए, वो चिंता जन स्वराज आपके लिए करेगा। लेकिन आप आइए और एक नई व्यवस्था, नया विकल्प बनाइए, ताकि विकल्प के अभाव में जानते बूझते गलत आदमी को वोट ना देना पड़े। और तीसरा, अगर लोग समझ जाएं, अच्छे लोगों का चुनाव कर भी दें, तो भी बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक बिहार के विकास के लिए एक समग्र सोची समझी योजना न हो। तो मैंने उस योजना के 2-3 पहलू आपको बताए कि बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 साल में उसको विकसित कैसे बनाया जाएगा, वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था, वहाँ रोजगार की व्यवस्था, वहाँ किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी योजना बना रहे। ये पूरी पदयात्रा का लक्ष्य यही 3 है: समाज को जगाना, समझाना, उनको इस बात के लिए तैयार करना कि वो अपने बच्चों के लिए वोट करें। दूसरा, उनके सामने बेहतर लोगों का विकल्प देना। और तीसरा, लोग चुनकर आए तो बिहार को सुधारने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय से एक ऐसी योजना बनाना जिससे बिहार का समग्र विकास हो सके। और एकमात्र लक्ष्य जो है कि अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल हो, उस दिशा में प्रयास करना। प्रशांत किशोर जी, 2025 का जो चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं आप? पूरे जगह चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं सब जगह। जन स्वराज 2025 का चुनाव 243 सीटों पर लड़ेगा, 242 पर नहीं। और ये जो दल अभी 2 अक्टूबर 2024 को बनने जा रहा है, आप देखेंगे कि इस दल को कौन लोग बना रहे हैं। मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं हूँ, तो आप देखेंगे कि किन लोगों को चुनकर हम ये दल बनवा रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं। जो मेरा आलोचक भी है वो कहता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए या न आए, चुनाव लड़ाने की समझ इस व्यक्ति को है। तो जो काम मैं पहले करता था, काम तो मैं भी वही, अभी भी वही कर रहा हूँ। ये आपके नजर में फर्क है, आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ अलग कर रहे हैं। हम अलग कुछ नहीं कर रहे। हम पहले नेताओं को, दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से संगठित हो, किस तरह से अभियान करो, कौन से प्रॉमिस करो, कैसे जनता से संपर्क करो, कैसे संगठन बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो कि चुनाव जीतोगे। इसमें तो आप हमारा लोहा मानते हैं। बिहार में अभी वो दल नहीं था, तो 2 अक्टूबर को वो दल बन जाएगा। और प्रशांत किशोर ने जो दूसरे दलों के लिए किया है, वही काम अब जन स्वराज जो 2 अक्टूबर को दल बनेगा उसके लिए करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, यहाँ तो जातीय समीकरण के आधार पर लोग वोट करते हैं। कहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर वोट नहीं पड़ता है, वो बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आपका अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताइए कि बिहार में मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है या नहीं दिया है? बताइए। अरे आपने सवाल किया है, बताइए तो। दिया है। आप कह रहे हैं कि बिहार में मोदी जी को वोट लोगों ने दिया है, तो मोदी जी के जाति के बिहार में कितने लोग रहते हैं आप मुझे ये बता दीजिए। बिहार में 20% अल्पसंख्यक हैं, करीब करीब। ये सारे लोग, ज्यादातर लोग भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो क्या ये सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग लालू जी के जाति के लोग हैं? बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को वोट देता है। वो नीतीश कुमार के जाति के लोग नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए उनको वोट देते हैं क्योंकि वो लालू जी से डरते हैं या लालू जी को वोट नहीं दे सकते। इतना सरलीकरण जो आप कर रहे हैं कि बिहार में हर वोट जाति पर पड़ता है, ऐसी बात है नहीं। समाज में जाति एक बड़ी सच्चाई है। जाति को समझना और जाति की महत्ता को राजनीति में समझना वो एक बात है। जाति एक फैक्टर है, एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर एकमात्र फैक्टर होती तो जिस जाति के लोग एक बार जीत कर आ गए वो तो कभी चुनाव ही नहीं हारते। आप लोग बिहार में MY समीकरण का रोज बात करते हैं कि लालू जी की ताकत है MY समीकरण। मेरे भाई, जब MY समीकरण था आपकी समझ से, तो आप मुझे बताइए बिहार में लालू जी को 54 में 53 MP, तब बिहार झारखंड एक था, 54 में 53 MP जीत कर आया था। आज वही लालू जी को 2-4 सांसद भी नहीं जीत रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या मुस्लिम और यादव समाज के लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं? अभी आपके बगल के जिला पूर्णिया में चुनाव हुआ,
वहाँ पर लोग बताते हैं कि मुस्लिम और यादव समाज के 3-4 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और राजद के उम्मीदवार को 30,000 लोकसभा में वोट आया है। तो MY समीकरण वहाँ कहाँ गया? क्या सारे यादव समाज के लोग पूर्णिया छोड़कर चले गए? आप कहिएगा कि नहीं, वो तो पप्पू यादव खड़े थे, उनको दे दिया। तो चलिए अभी रुपौली का उदाहरण ले लीजिए। रुपौली में तो कोई यादव कैंडिडेट नहीं खड़ा था, कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा था। कायदे से आपकी जो समझ है उसके हिसाब से तो MY के लोगों को बीमा भारती को वोट देना चाहिए था, और बीमा भारती के अपने जाति के वहाँ करीब 50,000 लोग रहते हैं। तो 50,000 लोग हुए बीमा भारती के जाति के, 40-45 हज़ार लोग हुए वहाँ मुसलमान, और करीब 15,000 हुए यादव। तीनों आप कहे कि सब जाति पर वोट दे रहा है, बीमा भारती को कुल वोटे आया 30,000। जो कलाधर मंडल हारे, आप बता रहे सारा अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ है, तो 80,000 वहाँ करीब करीब गंगौता समाज का वोट है, गंगौता धानु कुर्मी का, और कलाधर मंडल को 40,000 वोट आया, वो भी चुनाव हार गए। तो अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो ये लोग चुनाव हारे कैसे, ये बता दीजिए भाई। जाति एक सच्चाई है, एक पहलू है, जाति एकमात्र पहलू नहीं है, इतना आसान मत बताइए। और दूसरा, आप बिहार के शहरी नागरिक हैं, इस नाते एक आपको सुझाव दे रहा हूँ सबको। ये बात जो आपके दिमाग में बैठा दी गई है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, और आप लोग भी जो रोज ये गाना गाते रहते हैं, इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आप मुझे बताइए कि क्या गुजरात में जाति पर वोट नहीं पड़ता है? वहाँ खाम थ्योरी आज से 20 साल पहले से क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान को इस्तेमाल करके कांग्रेस गुजरात में जीतती है। क्या खाम थियरी बिहार का है? लिंगायत बुकालिका कर्नाटक में है कि बिहार में है? कम्मा रेड्डी काकू आंध्रा में है कि बिहार में है? आप तो कभी नहीं बात कहते हैं कि कर्नाटक में विकास नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ बुकालिका और लिंगायत जाति के आधार पर वोट देते हैं। यूपी में जाति पर वोट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने ये ढिंढोरा पीट दिया है कि बिहार में सब हम लोग इसलिए पिछड़े हैं कि जाति पर वोट पड़ रहा है। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? नीतीश बाबू के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 2%, 3%, 4%, 5%। 18 वर्ष से वो मुख्यमंत्री हैं। कैसे हैं? क्योंकि उनकी अपनी जाति के साथ साथ बहुत सारे अन्य वर्ग के लोग उनको वोट देते हैं। आप कहिएगा उन्होंने भैया EBC कॉम्बिनेशन बनाया, अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन बनाया, ये तो कहिएगा। तो अगर नीतीश बाबू अति पिछड़ा का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो आप भी अति पिछड़ा का बना सकते हैं। ये कौन रोका है? कहाँ संविधान में लिखा है कि नीतीश बाबू के जाति के लोग अति पिछड़ों को जोड़ सकते हैं और दूसरे जाति के लोग अति पिछड़ों को नहीं जोड़ सकते? अगर लालू जी गरीब के नेता हो सकते हैं तो कोई दूसरे समाज का आदमी भी गरीब का नेता हो सकता है। ये कहां से आपको दिमाग में बैठा दिया गया? ये आपके दिमाग में इसलिए बैठाया गया है कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में, ये आंकड़ा याद रखिए, जो भी नेता बना है, जो भी यहाँ सांसद विधायक बना है, वो चाहे किसी दल से बना हो, वो सिर्फ 1250 परिवारों का ही परिवार का सदस्य है। 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर मंत्री, विधायक, सांसद बने हैं। और उन्होंने ये डर बैठा दिया समाज के मन में कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाति नहीं है, तो तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। लोगों को लगता है लालू जी का परिवार का पार्टी है, कोई कहता है रामविलास जी का पार्टी परिवार का पार्टी है। आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए। बिहार में भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का शासन आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने शकुनी चौधरी। जब नीतीश बाबू का शासन आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने शकुनी चौधरी। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री। और आज जब भाजपा को राजनीति करना है तो उसको भी और कोई कुशवाहा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो आपको लग रहा है कि हम कांग्रेस को हटा के लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, नीतीश को हटाकर भाजपा को लाए किसी को। परिवार तो वही शकुनी चौधरी का ही जो शासन कर रहा है, वही 1200 परिवार शासन कर रहा है। आप अपने मधेपुरा के हर विधानसभा को देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो 3, 4, 5 परिवारों के बाहर गया हो। उसी परिवार के लोग अलग अलग झंडा और दल लेकर
आपको हमको बेवकूफ़ बनाकर वोट लेता रहता है। जनता कहती है इस बार लालू जी को सबक सिखा देंगे, नीतीश को देंगे, तो वहीं उसी आदमी को फिर जाके दे देते हैं। ये समस्या है, आप बात को समझिए। सर आपका चूंकि आप बिहार में विकल्प लेकर आए हैं, आपने एक बात कही थी। हम विकल्प लेकर नहीं आए हैं, हम बिहार के लोगों को ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बिहार के लोगों का हाथ पकड़े हैं कि आप में ये क्षमता है, आप विकल्प बना सकते हो और इन तीनों दलों से बेहतर विकल्प आप बना सकते हो, और आप अपने विकल्प को जब जिताओगे, जनता का राज बनाओगे, उससे आपका जीवन सुधरेगा, उससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जी बिल्कुल। और हम उसमें मदद कर रहे हैं। हम विकल्प बनाते तो हम दल बना लेते, हम दल के नेता हो जाते, हम कहते कि हमको वोट दो। आप हमारे किसी सभा में जाइए, हम एक अपने 30 मिनट के भाषण में 5 बार कहते हैं कि वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। हम ये कह ही नहीं रहे कि वोट आप हमको दो, कि जन स्वराज को दो, कि लालू जी को दो, कि मोदी को दो। हम कह रहे हैं जिसको भी वोट देना है दो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए मत दो, जाति के लिए मत दो, मंदिर के लिए मत दो, 5 किलो अनाज के लिए मत दो, अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दो, रोजगार के लिए दो। तुमने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है, अपहरण रोकने के लिए वोट दिया, अपहरण रुक गया, आपने सामाजिक न्याय के लिए वोट दिया तो गरीब और वंचित को आवाज मिला है, आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आ गया, आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। तो जिस दिन अपने बच्चे और पढ़ाई के लिए वोट दोगे तो पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा, वोट चाहे जिसको भी दे दो। फॉर्मूला ये है। ये आपने कहा ठीक है, जागृति आएगी तभी परिवर्तन आएगा, और तभी हम जो है, आपने कहा था कि अभी प्रशासनिक कार्यों में बिना कुछ दिए हुए कुछ काम नहीं होता, चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर जो जनप्रतिनिधि हो। फिर आपने कहा था कि प्रशासन और प्रतिनिधि मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही सिक्के के पैर, इसीलिए उनका काम बिना दिए हुए नहीं हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मेरे भाई, अगर अंचलाधिकारी ब्लॉक में जो सीओ है वो 30 लाख रुपया देकर अपना पोस्टिंग कराएगा, तो वो पैसा 30 लाख रुपया कहाँ से निकालेगा? वो तो दाखिल खारिज में 10,000 रुपया लेगा, तभी तो वसूली होगी। आज से 5 वर्ष पहले दाखिल खारिज रसीद कटाने में बिहार में पैसा नहीं लगता था। ये तब से शुरू हुआ है जब सीओ की पोस्टिंग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया लेकर आप कर रहे हैं। अगर आप थाने में 50 लाख रुपया लेकर एसपी का पोस्टिंग कीजिएगा जिला में, तो शराब के धंधे से पैसा कमाएगा ही ना भाई। वो गेहूँ तो बेचेगा नहीं, यहाँ मधेपुरा में आकर अफसर खेती तो करेगा नहीं। तो प्रशासनिक तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, ये कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में जो ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं, ये उसका परिणाम है। सर आखिरी सवाल मेरा, जो अभी तक अपने और यहाँ के लोग जो अतीत को लेकर चल रहे हैं, क्या इस अतीतों से यहाँ का परिवर्तन होगा, बिहार में परिवर्तन होगा, या देखिए जो विजन है जन स्वराज का? सुनिए, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, हम कोई ज्योतिष तो है नहीं, हमारा काम है प्रयास करना। परिवर्तन आज हो 20 वर्ष के बाद, हम करें या आप करें या कोई तीसरा करे, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। अब बिना प्रयास किए अपने तो होगा नहीं। तो हम अपनी जिम्मेवारी समझकर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। मानना नहीं मानना ये समाज की मर्जी है, आपकी सोच है, आपको देखना है। हम कृत संकल्पित हैं कि हम अपने जीवन का जो कुछ भी हमको भगवान शक्ति बुद्धि साधन दिए हैं, हम इसको सुधारने के लिए अपना ओर से प्रयास करना चाहते हैं। अब होगा कि आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उसी दिन सोचिए कि IAS बनेंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे। अरे भाई, स्कूल में नाम लिखाए हैं, पढ़ाई शुरू कीजिएगा तब न कुछ कीजिएगा। यहाँ बिहार में हर आदमी हाथ पे हाथ धरे बैठा है कि जब परिवर्तन होने का गारंटी हो जाएगा तब हम जाएंगे काम करने। जब हमको IAS का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तब आप स्कूल में पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे भाई, पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो वहाँ पहुँच जाइएगा। प्रशांत, ये ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के जो नेक्सस की बात आपने की, बीमारी की डायग्नोसिस आपने भी कर दी। नहीं, बीमारी की डायग्नोसिस अफसर और नेता के बीच का नेक्सस नहीं है। ये आप उसके एक पहलू को इनको समझा रहे थे। उसके जड़ में समाज है। मैं हर अपनी भाषण में कहता हूँ कि जब आप वोट देते हैं
और अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका मुखिया चोर होगा ही होगा। अब जब मुखिया 30 लाख रुपया देकर खर्च करके चुनाव लड़ा तो स्वाभाविक है उसको पैसा कमाना है। उसको पैसा कमाना है तो उससे जो भी सड़क बन रहा है उसमें पैसा कमाएगा, नाली गली में कमाएगा। और वो पैसा कैसे कमाएगा? वो अफसरों की भागीदारी से कमाएगा। पैसा तो अफसर के थ्रू ही आना है। तो ये अफसर, ठेकेदार और राजनेताओं का जो नेक्सस है वो इसलिए है कि समाज में सुचिता नहीं है। जड़ में वो बात है, अगर आप और हम 1000 रुपया लेकर वोट देंगे तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि 1000 रुपया तो हमको मिल गया, लेकिन वही नेता जब जीत कर आएगा तो राशन कार्ड में हमसे 2500 लेगा, इंदिरा आवास में हमसे 20,000 लेगा, दाखिल खारिज कराने में हमसे 2000, 4000, 5000 रुपया लेगा। तो ये तो आपका ही पैसा है जो थोड़ा सा आपको दिया, 10 रुपया दिया, 90 रुपया ले लिया। यही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चोर समझ रहे हैं कि बहुत चालाक हैं कि हम नेताजी से 1000 रुपया ले लिए, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि 1000 रुपया लिए और 1000 में आपका 1,20,000, 1,40,000 रुपया का इंदिरा आवास चला गया। 1000 रुपया आपने लिया, उसमें आपके 5 किलो का राशन कार्ड चला गया, या आएगा तो आपसे 1000 के बदले 3000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि लालू यादव के राज में जो है आपराधिक जो है जंगल राज था, लेकिन जो है नीतीश के राज में पदाधिकारी राज है। बीते दिनों मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुकेश जी के पिताजी की जो हत्या हुई है दुखद है। पूरे राज्य में लोगों ने उस पर टिप्पणी की है। मेरी भी मुकेश जी से बात हुई है, मेरे उनके मित्रवत संबंध भी हैं, तो मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। किसी के इस तरह की दुर्दांत हत्या हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए तो खराब है ही, लेकिन ये समाज में फैले हुए व्यापक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको दर्शाता है। देखिए, हर बात को आप गहराई से अगर समझना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्यों खराब हुआ है, यही नीतीश कुमार हैं जिनके राज में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इनको लोगों ने क्रेडिट दिया था। अब ये आखिर बिगड़ा क्यों है? बिगड़ा है ये 2017-18 से बिगड़ना शुरू हुआ है, और बिगड़ने की शुरुआत हुई शराबबंदी से। जब शराबबंदी लागू किया गया तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उनका आधा समय और प्रयास सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आधी जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो आपने डाइवर्ट कर दी शराबबंदी की ओर, उससे लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई हुई। उसके बाद नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार बना ली, तो महागठबंधन में जब जिस भी फॉर्मेशन में आरजेडी रहेगा तो ये लोगों का अपना अनुभव है कि आरजेडी के जब भी सत्ता में आई है तो इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है, या वो उस तरह की हरकतें करते हैं। तो अपराध शराबबंदी के बाद जब भाजपा के साथ थे तो शराब अपराध बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसमें महागठबंधन आ गया तो और बढ़ गया। अब इनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं, और नीतीश बाबू की जो अभी स्थिति है उनके कंट्रोल में सरकार है कहाँ? ये जो अपराध अधिकारियों के जंगल राज की बात है, ये हमारी बात नहीं है। ये तो हम जब चंपारण से चलना शुरू किए तो रामनगर में एक सभा में बैठे हुए थे, तो लोगों ने एक नाई से एक हमारी बात कराई, बताया भैया इससे एक बार बात कीजिए, बड़ा समझदार आदमी है। तो एक छोटी सी गांव की सभा में मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि लालू जी का भी राज आपने देखा है और नीतीश का भी राज देख रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? तो उसने जो बात बताई उसी को कोट करते हैं। उसने कहा कि भैया हम नाई हैं, हजाम हैं, अपनी भाषा में आपको समझाएं तो दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। हजामत तो जनता का दोनों में बन रहा है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में बंदूक के बल पर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लोगों को लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो किसी से डरता नहीं था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो भी डरता नहीं है। वो पैसा ले रहा है, आप जाइए कहीं कह जाओ जिससे कंप्लेन करना है कर लो।
तो उसने ये बताया कि दोनों में फर्क कुछ नहीं है, जनता का हजामत, जनता की परेशानी दोनों में वही है, सिर्फ जनता को एक्सप्लॉइट करने वाला बदल गया। पहले अपराधी था, अब अधिकारी हो गया है, और बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसी का द्योतक है, क्योंकि अधिकारी जो है वो सरकार से अपने आप को ऊपर मानता है, वो किसी से डरता ही नहीं। उसको मालूम है भैया कुछ कर लीजिएगा, हम 50 लाख रुपया दे के पोस्टिंग कराए हैं, क्या कर लीजिएगा मेरा। तो सर क्या लगता है कि पदाधिकारियों को इस काम के प्रोत्साहन देने के लिए भाजपा आके सरकार बनाती है जदयू के साथ, एनडीए की गठबंधन में? भाजपा का यहाँ कुछ अस्तित्व नहीं। आप लोग, हम लोग सब नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर नीतीश कुमार पलटू राम हैं तो भाजपा कैसे नहीं पलटू राम है? भाजपा भी तो पलट पलट के उन्हीं नीतीश कुमार के पास जाती है। आप देखें, अमित शाह आए, बड़ा खड़ा होकर घोषणा किया नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, बिहार के लोगों सुन लो, अब ये दरवाजा नहीं खुलने वाला है, चुनाव के बाद हम लोग नीतीश को नहीं लेंगे। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही दरवाजा खिड़की खोल के नीतीश कुमार को वापस लेंगे। तो लोग वही मजाक करता है कि भाई अमित शाह दरवाजा तो बंद ठीके किया था, छिटकिनी लगाना भूल गए। तो अगर नीतीश कुमार पलटे तो भाजपा भी तो पलटी। तेजस्वी यादव ऐसे ही दावा कर रहे थे जब भाजपा का सरकार था नीतीश का, नीतीश पलटू चाचा है, तो भैया तुम भी तो पलट के उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने एक बढ़िया काम किया, खुद पलट पलट के सबको अपने रंग में रंग दिया। अब कोई दल बचा ही नहीं जो पलटू राम नहीं है बिहार में, चाहे भाजपा हो कि आरजेडी हो। नीतीश को तो फिर भी समझिए मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ मिल रहा है, ये दोनों दल को तो मुफ्ते में ही लोग पलट रहा है। कहते ना यहाँ की जात भी गया भात भी नहीं खाए। ये भाई नीतीश तो मुख्यमंत्री है तो पलटे, तेजस्वी किस लिए पलटे वो पूछ लीजिए, अमित शाह किस लिए पलटे वो समझ लीजिए। सीटों कम हो गया लोकसभा में, वो भी नहीं मिला। तो मेरे भाई नीतीश कुमार की यही तारीफ है कि राजनीति के अपने अंतिम दौर में भी नीतीश ने ये साबित कर दिया कि बिहार में जितने हैं ये सब उनके पीछे पलटने वाले लोग हैं, इनकी आपस की कोई ताकत नहीं है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाजपा को अगर दम है, कैमरे पर कह, तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे कि 25 में जीतने के बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिए, अगर दम है तो घोषित करके दिखा देगा। आप सम्राट चौधरी को या जो भी भाजपा का यहाँ नेता है उससे जरा पूछिए कि सर 25 के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सम्राट चौधरी ने तो कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो कह के भाई लड़के देख ले, पता चल जाएगा। नीतीश जी तो जैसे पलट पलट के सबको पलटू राम बना दिए, वैसे अपने डूबेंगे, साथ साथ भाजपा को भी लेके पूरा ही डूब जाएंगे। सम्राट चौधरी में दम नहीं है उठाने का, अभी मुरेठा खुला है ना, सब खुल जाएगा। नीतीश को नहीं जानते, नीतीश बाबू को हमसे ज्यादा बहुत लोग नहीं जानते हैं बिहार में। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं, जाते जाते डुबा के जाएंगे। मुरेठा खुलवा दिए ना उनका, मुरेठा भी खुल गया, इज्जत गई सो अलग, विश्वास प्रतिष्ठा गया सो अलग। अब नीतीश का जूनियर बन के झोला लेके घूम रहे हैं। तेजस्वी को भी उन्होंने दिखा दिया, जिस तेजस्वी ने नीतीश को पलटू चाचा कहा, उसी तेजस्वी को अपने साथ लाकर अपना कसीदे कसवाया कि नीतीश कुमार ही सबसे अच्छा है। उसके बाद 15 महीना गाली दिए सम्राट चौधरी और भाजपाई, तब भाजपाइयों को भी खड़ा करके कह रहे कि अब हमारा गुणगान करो, चाहे हमको याद कुछ रहे चाहे ना रहे, हमारा गुणगान तुम लोग करते रहो। ये नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत है। बाकी उनको संगठन नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन ये समझदारी नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का समय लेंगे सर।